आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे इस YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो संगीत की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे हैं, चाहे आप एस्टेट के हो या फिर बीपीएससी के हो, क्लास 12 के हो या EMRS की तैयारी कर रहे हो, संगीत के किसी भी परीक्षा, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया है, जिसमें आपकी जो प्रैक्टिस होगा एकदम क्रम से होगा। तो चलिए आज की शुरुआत हम लोग कर लेंगे आज के सीरीज का। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, स्वरों का निर्माण किससे हुआ है? बताने हैं कि स्वरों का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है। क्या आपके आहत नाद से हुआ है, या वर्ण से हुआ है, अलंकार से हुआ है, या श्रुतियों से हुआ है? फटाफट से बताएंगे कि स्वरों का निर्माण आहत नाद से हुआ, वर्ण से हुआ, अलंकार से हुआ, या फिर श्रुतियों से हुआ। तो स्वरों का जो निर्माण होता है वो श्रुतियों से होता है। आप लोग पढ़े होंगे कुल 22 श्रुतियां होते हैं और इसी से 7 स्वरों का निर्माण होता है। आप पढ़े होंगे जैसे सा हो गया, जैसे रे हो गया, जैसे ग हो गया, जैसे म हो गया आपका, तो ग के बाद म के बाद आपका प के बाद आपका ध और इसके बाद नी आ जाता है। ठीक, तो इसमें आप लोग पढ़ते होंगे कि सा की 4 श्रुतियां, रे की 3 श्रुतियां, ग की 2 श्रुतियां, म की 4 श्रुतियां, प की भी 4 श्रुतियां, ध की 3 श्रुतियां और ग की 2 श्रुतियां। और एक आप षड्ज ग्राम की श्रुति व्यवस्था भी आप लोग पढ़े होंगे कि 4 3 2 4 4 3 2, है ना। तो ये आपका 22 श्रुतियां है। आप इन सबको 4 3 2 ऐसे सबको काउंट कर लेंगे, जोड़ देंगे तो कुल जो 22 हो जाएंगे। देखिए 4 और 3 7, 7 2 9 और 9 और 4 आपका हो जाएगा 9 4 जोड़ लेंगे आराम से 10 11 12 13। ठीक, और 13 और 4 देखिए 17 होगा, 14 15 16 17 18 19 20 हो जाएगा आपका, और 2 नी की श्रुतियां 20 21 और 22। तो समझ गए 22 श्रुतियां होते हैं और इसी 22 श्रुतियों से ही स्वरों का निर्माण होता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। पहला का डी ऑप्शन एकदम सही है। अगले प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है आपके सामने कि नाद की ऊंचाई निचाई को अन्य किस नाम से जानते हैं? तीव्रता के माध्यम से, टिम्बर के माध्यम से, लता के तारलता के माध्यम से, इनमें से सभी के माध्यम से। फटाफट से बताएंगे। अक्सर ये बहुत इजी प्रश्न है, नाद की ऊंचाई निचाई, नाद के छोटा बड़ापन, लेकिन अक्सर ये दोनों में बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए निजात हमारे यहाँ है, अभी आपको बताने वाले हैं। फिलहाल आप अपने तरफ से उत्तर देखेंगे कि कौन सा उत्तर सही होगा। कुछ एक आवश्यक सूचना दे दें कि जो भी क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और जिनका म्यूजिक है, जिनका गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगोल है, या फिर हिस्ट्री आपका इतिहास है, इन सभी के किसी भी आपका सब्जेक्ट की आप तैयारी कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए आपको केवल 99 रुपया लगेंगे, और एक से अधिक 2-3 सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो मात्र 199 रुपया में आपको कंप्लीट जो है वो MCQ PDF दिए जाएंगे, और कंप्लीट जो है वो आपको सब A4 साइज में रहेगा आपका नोट्स। तो नोट्स, क्लास टेस्ट सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। केवल 199 में ऑल, और एक सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं तो केवल 99 रुपया, ठीक है। और जो एस्टेट और बीपीएससी के बच्चे हैं जो म्यूजिक से केवल म्यूजिक पेपर की बात कर रहे हैं, उनके लिए, एस्टेट वालों के लिए 1000 से प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और प्लस अगर हम बात कर लेंगे तो प्लस इसके साथ दिया जाएगा आपका शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा। सारे जितने भी संगीतज्ञ है, राग है, ताल है, संगीतज्ञों की जीवनी है, बहुत कुछ संगीत में है, उन सारे का शॉर्ट और ट्रिकली जो है वो आपको एक नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में प्रैक्टिस के लिए 1000 से प्लस क्वेश्चन। एस्टेट वालों के लिए इनका भी फी आपका 199 रुपया ही है, ठीक। बीपीएससी वालों की अगर बात कर लेंगे तो उनको दिया जाएगा 1500 क्वेश्चन, याद रखेंगे 1500 क्वेश्चन 5 ऑप्शन वाले बीपीएससी के लिए। इनका भी फी आपका 199 रुपया है। आप कौन से नंबर पे संपर्क करेंगे तो इसी नंबर पे ध्यान रहे, इसी नंबर पे आपको बात करके व्हाट्सएप वगैरह से, ठीक है,
और कंफर्म हो लेना है और इसी नंबर पे पेमेंट करके आप व्हाट्सएप करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे और इसी नंबर पे आपको सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आपको बता दें कि नाद की ऊंचाई नीचाई को क्या कहते हैं। अक्सर छोटा बड़ापन और ऊंचाई नीचाई में आप कंफ्यूजन रहते हैं, तो हमारी एक बात याद रखेंगे कि ऊंचा और नीचा गायकी में होता है हाई स्केल से गाना या लो स्केल से गाना। तो आप जाने, ध्यान रखिएगा, लता दीदी लता मंगेशकर के बारे में आप जानते होंगे, जिन्हें 2001 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया है भाई। तो लता दीदी की बात आप जानते होंगे कि बॉलीवुड के बड़े सिंगर हैं। तो आप जानो कि लता जी जो है वो आपके ऊंचे और नीचे से गाती है ना, हाई स्केल लो स्केल दोनों गाती है। तो एक याद रखने का एक तरीका है, बाकी कंफ्यूजन से छुटकारा पाने का। जैसे ही आएगा ऊंचाई नीचाई तो आप समझिए ऊंचा और नीचा, तो ऊंचा नीचा दोनों में गायकी लता जी कर लेते हैं, तो ये आपके लता तारलता हो जाएगा। ठीक, और अगर कहेगा कि छोटा बड़ापन अगर आपसे पूछा जाएगा तो छोटा और बड़ापन की बात करेंगे तो कहेंगे भाई कोई भी व्रत छोटा और बड़ा नहीं होता है ना। छोटा बड़ापन कोई भी व्रत नहीं होता है। व्रत जो हम लोग पर्व त्योहार में महिलाएं लोग रखती है, करती है, ठीक है। तो चाहे वो तीज हो, कर्मा हो, जितिया हो, कुछ भी चलता है। अगर आप बिहार यूपी से होंगे तो बाखूबी आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो व्रत जो है ना छोटा बड़ा पर नहीं होता, तो तीव्रता व्रत यहाँ पर वर्ता का किसी तरह से निकाल लेना है आपको, ठीक है। तो छोटा बड़ापन कहेगा तो ये व्रत तीव्रता की ओर चले जाएंगे। और ऊंचाई नीचाई तो ऊंचाई नीचा, लता तो तरलता, ठीक है। आप इस तरह से या इससे भी और आपको कुछ यूनिक दिमाग में आ रहा है तो उस तरीका से याद कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट अगर ऐसे खाली थ्योरी से याद करिएगा तो बाद में कंफ्यूजन होगा। आप पढ़े भी है, समझे भी हैं अच्छे तरीके से, आपको चीजें आता भी है, इसके बाद भी आप ऑप्शन गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आपके सामने है, मध्य सप्तक के नी किस देवता से संबंधित है? प्रजापति से, यक्षराज से, अग्नि से या फिर यमराज से? फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको इसके लिए हम आपको बताए हैं, एक ट्रिक बताए हैं भाई। क्या बताए हैं? तो कहे पति, याद रखना है पति। पति जो है वो अग्नि से, याद रखना है पति जो है वो आपके अग्नि से विवाह किया भाई। अग्नि से क्या किया? तो विवाह कर लिया। यहाँ लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, छोटा छोटा शॉर्ट शॉर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, समझ जाइएगा बात को। पति अग्नि से विवाह किया। और अगर बात कर ले तो पृथ्वी सोम से, याद रखना है पृथ्वी किससे की भाई? तो पृथ्वी सोम से की, और पृथ्वी सोम से की है। और तो भाई यक्षराज जो है वो यमराज से कर लिए। यक्षराज सॉरी एक मिनट, यक्षराज जो है वो किससे की है? तो सीधा का सीधा यमराज से। यमराज जी टिकट काट देते हैं आदमी का। चलिए तो ये याद रखेंगे, पति जो है वो अग्नि से विवाह किया, ठीक है। तो ये सा हो गया, और ये रे हो गया, ये ग हो गया, ये मा हो गया आपका, ये पा हो गया, ये ध हो गया और नी हो गया। अब इसमें कह रहा है कि मध्य सप्तक के नी किस देवता से संबंधित है? तो नी हो जाएगा यमराज से। यक्षराज नहीं, यमराज से विवाह के, ये यक्षराज धा हो जाएंगे। तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। हाँ, डी ऑप्शन सही है, यमराज जी हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड का डी। अब इसमें से कोई भी पूछ लेता कि ग के देवता कौन है, तो ग के देवता व्याहति हो जाएंगे। सा के देवता कौन हो जाएंगे? तो पति यानी प्रजापति हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक जो है आपको नोट्स में भी दिए गए हैं, और यहाँ भी आपको एक बार याद करा दे रहे हैं छोटा सा ऊपर बारीकी से, ताकि एकदम आप भूले नहीं। अब आगे प्रश्न देखेंगे, धैवत स्वर का संबंध किस रंग से है? यहाँ स्वर दिया गया है और उसका पूछा जा रहा है कि संबंध किस रंग से है। तो धैवत का संबंध क्या लाल से है, हरा से, स्वर्ण से या फिर पीला से है? फटाफट से बताएंगे कि धैवत स्वर का संबंध किस रंग से है। तो कलर के लिए भी आपको हम ट्रिक बता रखे हैं कि लाल, सोना जो है ना, आप जानते होंगे कि सोना सफेद होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि लाल हरा सोना है। लाल हरा सोना है। सोना कैसा है? तो लाल और हरा है। ये याद रखना है कि लाल हरा क्या है? सोना है। और आपको याद रखना है कि श्वेत में काला पीला मिला है। श्वेत का मतलब होता है सफेद, तो श्वेत में मिला है क्या भाई? तो काला और पीला। काला और पीला, और काला पीला क्या है? तो मिला है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको कैसे होगा? तो जो सा स्वर है उसका संबंध लाल से, रे स्वर है उसका संबंध हरा से, और ग है उसका सोना। लेकिन यहाँ सोना को आपको स्वर्ण लिखना है, तो स्वर्ण से, ग का संबंध किससे हो जाएगा? स्वर्ण से, ठीक।
इसी तरह से सारे चीज आपको बताए गए हैं। श्वेत है, काला है, पीला है, मीला है का मतलब मिश्रित होगा। तो अगर पूछा जा रहा है धैवत स्वर का, तो सा हो गया, रे हो गया, ये ग हो गया, म हो गया, प हो गया, तो ये द हो गया। तो ध में कौन हो जाएंगे? पीला। तो डी ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ सही। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखिए। जो भी हम आपको शॉर्ट नोट्स अवेलेबल कराते हैं व्हाट्सएप पे, अगर आपको ज्यादा कोई भी टॉपिक याद करने में परेशानी है, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए मेरे पे। अगर कोर्स आप एक बार ले लेते 199 रुपया पे करके, तो आप पूछेंगे ये वाला हमें दिक्कत है, ये वाला हमें बताइए, याद नहीं हो रहा है, तो आपको एकदम इजी से इजी ट्रिक आपको बता देंगे जिससे आपको याद हो जाएगा भारी से भारी भी संगीत की चीजें। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ खर्च करना होगा ताकि हम आप पे समय दे, अपना भी कीमती टाइम आपको हम दें और आपका उत्थान हो सके, है ना। तो चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। मध्य सप्तक का प किस देवता से संबंधित है? तो आपको हम क्या बताएं कि देवता पूछा जा रहा है, तो पति विवाह किए अग्नि से, पति जो है अग्नि से विवाह किए, तो ये सारे ग हो गया। और बताएं कि पृथ्वी सोम से, पृथ्वी किससे किए भाई? तो सोम से किए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे सोम, आपके हो जाएंगे, आपका सोम क्या हो जाएगा? तो ठीक है, और सोम अग्नि, सोम किए पृथ्वी किए सोम से, और यक्षराज किए यमराज से, तो यक्षराज ध हो जाएगा, यमराज नहीं हो जाएगा। तो इसका फिलहाल के लिए सही जवाब आपका ए ऑप्शन। अगले सवाल देखें, तो अगला सवाल ये रहा, सवाल संख्या 6 नंबर देखेंगे आप। यदि तार पर आघात कम या धीमी पड़ती है, ठीक है, तो नाद के आंदोलन कंपन दूरी होगी। अगर आप तार पर आघात धीमी करती है तो नाद के कंपन या फिर आंदोलन की जो दूरी होगी वो क्या होगा? कम होगा, अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। इसी 4 ऑप्शन में ही बना दिया गया एक से अधिक। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से बताएंगे आपको कि यदि आघात कम होगा तो आंदोलन की संख्या कम होगी, और यदि आंदोलन की संख्या कम होती है तो वो कम दूरी तक सुनाई देगी। ठीक है, तो आंदोलन की संख्या भी कमेगी और उस कंपन से जो आपको दूर तक सुनाई देने की बात है वो भी आपको कम। और वही आंदोलन की संख्या अधिक हो जाएगी, वहां कंपन तेज आप करेंगे, आघात ज्यादा करेंगे तो वो कंपन ज्यादा होगा और दूर तक सुनाई देगा। यहाँ कम आघात किया जा रहा है तो ए ऑप्शन सही होगा, कम होगी। ठीक है, अगले सवाल ये रहा आपके सामने। बताइए नाद की जाति अथवा गुण को क्या कहते हैं? तारलता कहते हैं, तीव्रता कहते हैं, टिम्बर कहते हैं, या एक से अधिक सही है? तो नाद की जाति अथवा गुण को क्या कहते हैं? तो आपको बताएं कि नाद का छोटा बड़ापन को क्या कहेंगे? बरत क्या बड़ा नहीं होता है, तो ये तो आपका हो गया तीव्रता। ठीक है, और आपको बताएं कि क्या बताए थे? ऊंचाई नीचाई, कि नाद का ऊंचाई नीचाई को क्या कहते हैं भैया? तो ऊंचा नीचा लता जी गाती है, तो हो जाएगा तारलता। तो जब ये दो हो ही गया तो बचा एक टिम्बर, आप पढ़े ही होंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सॉरी, यहाँ पे हम तो तारलता में मार दे रहे थे, बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, टिम्बर सही है। क्योंकि तीव्रता का मतलब हो गया वरत यानी छोटा बड़ा, नाद की छोटा बड़ापन, और तारलता का मतलब आप समझ गए लता जी वाला तारलता, तो लता लास्ट में है, तो ये समझिएगा नाद की ऊंचाई नीचाई। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपके, बहुत धीरे धीरे आराम से स्लोली कर रहे हैं कि फास्ट में हमसे भी कुछ गलत ना भूला जाए, है ना, वो चीजें आपको सेट हो जाए, या फिर आप जानते हो तो हमें गाली देने लगे है, यही आंसर होगा, गलत पढ़ा रहा है, गलत बताता है, जो आया सो म्यूजिक का टीचर ही बन गया आज के डेट में, ऐसे शब्द से आप हमें नवाज देंगे। चलिए तो अगले प्रश्न आपके सामने है, अहोबल ने 4 श्रुति वाले स्वरों को क्या कहा है? क्या ब्राह्मण कहे, क्षत्रिय कहे है, शूद्र कहे या वैश्य कहे? तो आप सब जानते हो कि 4 श्रुति वाले स्वरों को अहोबल ने ब्राह्मण कहे हैं, 3 स्वरों वाले को कहे क्षत्रिय, जैसे रे और ध की 3 श्रुतियां होती है, और सा और माँ की सा है, माँ है, पा है, सबकी 4 श्रुतियां होती है। तो इन सबों को ब्राह्मण, इन सबों को क्षत्रिय, और ग की 2 श्रुतियां उन्हें आपका क्या कहा जाता है? तो आप कमेंट में बताएंगे, एक ही है तो आप जरूर बताएंगे। चलिए अगले सवाल आपके लिए
दक्षिण भारतीय संगीत में श्रुतियों की संख्या कितनी होती है? क्या 12 होती है, 24 होती है, 22 होता है, ये एक से अधिक? सही जवाब आप कमेंट में फटाफट से बताएंगे। कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट जरूर किया करिए। हम आप सबों का कमेंट, हम एक एक बार वीडियो अपलोड जब हो जाता है तो आराम से बैठ करके आप लोगों का कमेंट हम देखते हैं, इसलिए कमेंट करिए आप कहाँ से हैं, आपकी तैयारी कैसी हो रही है। आप वीआर एजुकेशन से जुड़ करके म्यूजिक सब्जेक्ट की भी तैयारी करते हैं तो आपको कैसा लगता है वीआर एजुकेशन? अगर आपका उत्साह बढ़ेगा तो क्रम से आपको निरंतर वीडियो मिलेंगे। ऐसे हम सप्ताह में एक वीडियो आराम से लाते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो सप्ताह में 2-3 वीडियो भी हम कर सकते हैं आराम से, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन की दिक्कत नहीं है। 2500 से 3000 का क्वेश्चन का टाइपिंग हम अपने हाथों से म्यूजिक वाले बच्चों के लिए टॉपिक वाइज आराम से कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो फिजूल की बातें ना करते हुए 9 नंबर प्रश्न, दक्षिण भारतीय संगीत में श्रुतियों की संख्या। तो चाहे उत्तर भारतीय संगीत हो चाहे दक्षिण भारतीय संगीत, श्रुतियों की संख्या तो 22 ही होती है और इसी 22 श्रुतियों से 7 शुद्ध स्वरों का निर्माण हुआ है। सारे ग म प ध नि, ठीक है। चलिए, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन अचल स्वर है जिसका ना तो कोई कोमल होता है, ठीक है, ना तो कोई तीव्र स्वर होते हैं, यानी विकृत स्वर नहीं है, उसे अचल स्वर कहते हैं। तो सा और पा ये अपने स्थान पे अस्थायी रहते हैं, ना तो ये नीचे खस सकते हैं ना तो ऊपर, ना तो इसका कोई कोमल होता है और ना ही इसका तीव्र होता है। बाकी सा तो फिक्स है लेकिन गा का कोमल होता है, यहाँ सा तो फिक्स है लेकिन मा तीव्र स्वर होता है, ठीक है। लेकिन ये सा और प ये अपने जगह से हटता नहीं है, ना तो नीचे जाता ना तो ऊपर, तो ये अचल स्वर है, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन कराएं, कैसा लगा कमेंट करके जरूर हमें बताएंगे। बाकी हम आपके कमेंट के परिणाम स्वरूप उसी के पैटर्न पे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम आपके लिए आगे लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।